आज का हमारा पहला प्रश्न है कि मैकाले स्मरण पत्र 1835 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, मैकाले स्मरण पत्र ने प्राच्यवादी और पाश्चात्यवादी के बीच के संघर्ष को प्राच्यवादी के पक्ष में हल किया। दूसरा है, मैकाले स्मरण पत्र ने जनता के लिए बड़ी संख्या में प्राथमिक विद्यालय खोलने के विचार का समर्थन किया। तो इनमें कौन सा कथन जो है वो सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, दोनों, ना तो एक ना ही दो, मतलब कि इसके दोनों कथन जो हैं वो गलत है। ऐसा इसलिए है कि जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन के अंतर्गत पाश्चात्यवादियों के द्वारा तर्क दिया गया कि शिक्षा पर सरकारी खर्च केवल आधुनिक अध्ययन के लिए किया जाना चाहिए, जबकि प्राच्यवादियों का तर्क था कि छात्रों को रोजगार के लिए तैयार करने के लिए पाश्चात्य विज्ञान और साहित्य के विषय अवश्य ही पढ़ाए जाने चाहिए, लेकिन पारंपरिक भारतीय शिक्षा के विस्तार पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। अगर प्रसिद्ध लॉर्ड मैकाले के स्मरण पत्र ने इस विवाद को समाधान पाश्चात्यवादियों के पक्ष में किया, इसलिए पहला कथन जो है गलत है। मैकाले के स्मरण पत्र के अनुसार सीमित सरकारी संसाधनों को पश्चिमी विज्ञान और साहित्य के शिक्षण के लिए समर्पित किया जाना था और साथ ही में शिक्षण का माध्यम केवल अंग्रेजी भाषा होना चाहिए। लॉर्ड मैकाले का मानना था कि भारतीय शिक्षा यूरोपीय शिक्षा से निम्नतर है, जो समकालीन अवस्था में भौतिक और सामाजिक विज्ञान के संबंध में सत्य था। सरकार द्वारा शीघ्र ही अपने स्कूलों और कॉलेजों में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी कर दिया गया और बड़ी संख्या में प्राथमिक विद्यालय के स्थान पर कुछ अंग्रेजी स्कूल खोले गए, जिस प्रकार इससे जन शिक्षा की उपेक्षा की गई, इसलिए दूसरा कथन जो है गलत है। अंग्रेजों ने उच्च और मध्यम वर्ग के छोटे से हिस्से को शिक्षित करने की योजना बनाई। उनके अनुसार इससे एक ऐसा वर्ग तैयार होगा जो रक्त और रंग में भारतीय हो, परंतु पसंद, विचारों, नैतिकता और बुद्धि में अंग्रेज हो। यह वर्ग सरकार और जनता के बीच द्विभाषीय के रूप में कार्य करेगा, स्थानीय भाषाओं को समृद्ध करेगा, जिसके माध्यम से पश्चिमी विज्ञान और साहित्य का ज्ञान जन सामान्य तक पहुंचेगा। इसे डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी कहा जाता था। ठीक है, इसे डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी कहा जाता था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक 1903 के फ्रेजर आयोग से संबंधित था? क्या फ्रेजर आयोग के उद्देश्य से संबंधित था कि प्रत्येक प्रांत के पुलिस प्रशासन की जांच करना, लोक सेवा में उच्च और अधिक व्यापक रोजगार के लिए भारतीयों की मांग को पूरा करने के लिए एक योजना का सुझाव देना, तीसरा है विश्वविद्यालय शिक्षा की समग्र स्थिति में सुधार के लिए सुझाव देना, और चौथा है अकाल से राहत प्रदान करने के लिए उपाय सुझाना। तो कौन सा कथन जो है जो उसका प्राथमिक उद्देश्य था फ्रेजर आयोग का? तो जिसका सही जो आंसर है वो आपका है, इसका सही जो आंसर है वो है ए ऑप्शन, प्रत्येक प्रांत के पुलिस प्रशासन की जांच करना। 1902 में सर एंड्रयू फ्रेजर की अध्यक्षता में प्रत्येक प्रांत के पुलिस प्रशासन की जांच करने के लिए एक पुलिस आयोग की नियुक्ति की गई और आयोग की रिपोर्ट को 1903 में प्रस्तुत किया गया। रिपोर्ट में पुलिस बल का वर्णन काफी असक्षम, प्रशिक्षण और संगठन में दोषपूर्ण और भ्रष्ट और दमनकारी के रूप में किया गया। साथ में यह भी वर्णित किया गया कि लोगों का विश्वास और सहयोग प्राप्त करने में यह आयोग असफल रहा, कि पुलिस जो है वो लोगों का सहयोग प्राप्त करने में असफल नहीं, ना कि आयोग की अनेक सिफारिशों में पुलिस के सभी रैंक पर नियुक्त पदाधिकारियों के वेतन में वृद्धि, सभी प्रांतों में पुलिस बल की अधिकारिता में वृद्धि, अधिकारियों कांस्टेबल दोनों के लिए प्रशिक्षण स्कूलों की स्थापना, उच्च रैंक पर पदोन्नति के बजाय सीधी भर्ती, एक प्रांतीय पुलिस आयोग की स्थापना और प्रांतों में अधीनस्थ के विभागों के साथ एक निदेशक के अधीन एक केंद्रीय आपराधिक खुफिया विभाग का निर्माण किया जाना भी शामिल था उसकी सिफारिशों में। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन। अगला प्रश्न है 1881 के प्रथम कारखाना अभियान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि यह
भारत के वायसराय लॉर्ड रिपन के कार्यकाल के दौरान पारित किया गया। यह सभी भारतीय कारखानों पर लागू था। इस अधिनियम के माध्यम से 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के नियोजन पर प्रतिबंध लगा दिया गया। तो इनमें कौन सा कथन जो है सही है? केवल 1, 2 और 3, 1 और 2 या फिर 1, 2, 3। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, केवल 1। मतलब पहला कथन जो है वो सही है, बाकी जो अन्य है वो गलत है। लॉर्ड रिपन का कार्यकाल जो था वो 1880 से लेकर 84 तक था। ये सुशासन में विश्वास रखने वाले कट्टर उदारवादी लोकतंत्रवादी थे। उन्हें 1880 में भारत का वायसराय नियुक्त किया गया। उन्होंने भारत में कारखाना श्रमिकों की दशाओं में सुधार के लिए 1881 का कारखाना अधिनियम प्रस्तुत किया, इसलिए पहला कथन जो है वो सही है। कारखाना अधिनियम 1881 ने 7 वर्ष से कम आयु के बच्चों के नियोजन पर रोक लगा दी, ठीक है, और 12 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए काम के घंटों की संख्या 9 घंटे कर दी, और प्रावधान किया कि खतरनाक मशीनरी के चारों ओर बाड़ लगा दी जानी चाहिए, इसलिए इसका तीसरा कथन जो है गलत है। इस अधिनियम को 100 या अधिक रोजगार देने वाली फैक्ट्रियों में लागू किया जाता था, इसलिए दूसरा कथन जो है गलत है। और साथ में इन उपायों को लागू करने की निगरानी के लिए निरीक्षकों की नियुक्ति की गई। यद्यपि इस अधिनियम का दायरा सीमित था, लेकिन इसने भारत के औद्योगिक इतिहास में एक नए चरण को इसने आरंभ किया। अगला प्रश्न है, औपनिवेशिक भारत के दौरान तकनीक शिक्षा के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कि 1858 में पूना में ओवरसीयर्स स्कूल को डेक्कन कॉलेज का दर्जा दिया गया। दूसरा, भारत में चिकित्सा प्रशिक्षण 1835 में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना के साथ शुरू हुआ, और 1847 में रुड़की में भारतीयों के साथ बिना किसी नस्ली भेदभाव के इंजीनियरिंग कॉलेज खोला गया। तो इनमें से कितने कथन सही हैं? केवल 1, केवल 2, तीनों, या इनमें से कोई नहीं। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, केवल 1। मतलब केवल ए ऑप्शन सही है, मतलब पहला ही सही है, 1 सही है। क्योंकि रुड़की में इंजीनियरिंग कॉलेज जो है वो 1847 में, जबकि कलकत्ता इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना जो है वो 1856 में स्थापना की गई थी, और 1858 में पूना ओवरसीयर्स स्कूल को पूना स्कूल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का दर्जा प्रदान करते हुए बॉम्बे विश्वविद्यालय से संबंधित कर दिया गया, ठीक है, ना कि डेक्कन कॉलेज का दर्जा दिया। इसीलिए पूना कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का दर्जा प्रदान करते हुए बॉम्बे विश्वविद्यालय से संबंधित कर दिया गया, जबकि कॉलेज था गिंडी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, गिंडी कॉलेज जो ऑफ इंजीनियरिंग जो था, इसे मद्रास विश्वविद्यालय से संबंधित किया दिया गया, इसलिए पहला कथन जो है वो गलत है। चिकित्सा प्रशिक्षण जो है 1835 में कलकत्ता में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना के साथ प्रारंभ हुआ था, इसलिए इसका दूसरा कथन जो है वो सही है। लॉर्ड कर्जन ने पेशेवर पाठ्यक्रम जैसे चिकित्सा, कृषि, इंजीनियरिंग, पशु चिकित्सा विज्ञान आदि के संपूर्ण आधार को व्यापक बनाने के अनेक प्रयास किए। लॉर्ड कर्जन ने ही पूसा में एक कृषि महाविद्यालय की स्थापना की, ठीक है। 1857 तक की बात करें तो 1857 तक कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में केवल 3 मेडिकल कॉलेज, और रुड़की में 1847 में केवल 1 इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की गई थी। यह इंजीनियरिंग कॉलेज केवल यूरोपीय और यूरेशियाई लोगों के लिए खोला गया था, इसलिए तीसरा कथन जो है गलत है, ठीक है। तो सही ऑप्शन केवल है एक ऑप्शन, मतलब दूसरा केवल का सही है, तीसरा और पहला जो है वो गलत है। अगला प्रश्न है कि ओरोपचे बुखार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कि यह मुख्य रूप से मानव में प्रत्यक्ष संपर्क के माध्यम से फैलता है, यह मुख्य रूप से दूषित जल स्रोतों के माध्यम से फैलने वाले जीवाणु संक्रमण के कारण होता है,
इसके संकरण में शहरीकरण, वनों की कटाई और जलवायु परिवर्तन के कारण वृद्धि होती है और इसकी पहचान सर्वप्रथम पश्चिमी अफ्रीकी देशों में की गई थी। तो कौन सा कथन जो है ओरोपोचे बुखार से संबंधित है? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है, जिसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, कि इसके संकरण में शहरीकरण, वनों की कटाई और जलवायु परिवर्तन के कारण वृद्धि होती है। अगर ओरोपोचे बुखार की बात करें कि ब्राजील के स्वास्थ्य मंत्रालय ने 25 जुलाई 2024 को यह बताया कि ब्राजील के बाहिया राज्य में 2 व्यक्तियों की ओरोपोचे बुखार से मृत्यु हो गई और यह ओरोपोचे बुखार से मरने की पहली घटना थी। जो ओरोपोचे बुखार है यह नवीनतम जूनोटिक अर्बोवायरल रोग है जो ओरोपोचे वायरस के कारण उत्पन्न होता है और ओरोपोचे वायरस की पहचान जो है वो 1955 में त्रिनिदाद और टोबैको में की गई थी। यह मिज या संक्रमित मिज या मच्छरों के काटने से फैलता है और जो इस शहरीकरण, वनों की कटाई और जलवायु परिवर्तन इसके वाहक के प्रसार और संचरण में इसके जोखिम को बढ़ाते हैं। इसलिए तीसरा जो सी ऑप्शन जो है वो सही है। मानव से मानव संचरण में इसके कोई प्रमाण नहीं मिलते हैं। अगर लक्षणों की बात करें तो मच्छर काटने के 4 से 8 दिन में इसके लक्षण जो है वो दिखने लगते हैं। लक्षणों में शामिल क्या होता है, जैसे कि अचानक बुखार, सिर दर्द, ठंड लगना, जोड़ों में अकड़न और मितली और उल्टी। इसका कोई टीका और इसका कोई विशिष्ट उपचार अभी तक उपलब्ध नहीं है। लक्षण और प्रबंधन और रिकवरी में सहयोग इस पर ध्यान केंद्रित करती है, तभी इस बुखार से निजात मिल सकती है, जबकि इसकी वैक्सीन कोई भी उपलब्ध नहीं है। अगला प्रश्न है कि विभिन्न ब्रिटिश विस्तारवादी और समेकनकारी सिद्धांतों या नीतियों के संदर्भ में गौरवपूर्ण पार्थक्य की नीति निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल से संबंधित थी? लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड लिटन या फिर लॉर्ड आकलैंड? तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है, जो इसका सही आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, लॉर्ड लिटन। लिटन के गौरवपूर्ण पार्थक्य नीति एक विदेश नीति थी जिसका उद्देश्य सीमाओं का वैज्ञानिक और तार्किक निर्धारण सुनिश्चित करना और प्रभाव क्षेत्रों की रक्षा करना। लिटन के अनुसार अफगानिस्तान के संबंधों को अब अस्पष्ट रूप से छोड़ा नहीं जा सकता, इसलिए इसका सी ऑप्शन जो है वो सही है। इससे पहले जॉन लॉरेंस जो थे उन्होंने कुशल आक्रमणोत्तर की नीति को अपनाया जो प्रथम अफगान युद्ध की आपदाओं की प्रतिक्रिया के रूप में लाई गई थी। जॉन लॉरेंस की विदेश नीति आत्मनिर्भरता और आत्मसंयम की नीति थे जिसमें रक्षा पर बल दिया गया था, न कि आक्रामकता पर। यह प्रतीक्षा और अवलोकन की नीति यानी कि वेट एंड वॉच की नीति थी जॉन लॉरेंस की। यदि कभी आक्रामक कार्रवाई का समय आए तो अधिक कठोर और सही दिशा में आक्रमण किया जा सके। आकलैंड की भी नीति जो अग्रगामी थी। आकलैंड जो है वो 1836 में भारत आया और इसने फॉरवर्ड पॉलिसी यानी अग्रगामी नीति का समर्थन किया। इसका अर्थ था कि ब्रिटिश भारत की सीमाओं को संभावित रूसी हमलों से रक्षा के लिए कंपनी सरकार को स्वयं पहल करनी चाहिए। यह उद्देश्य या तो पड़ोसी देशों के साथ संधियों के माध्यम से हो या फिर उनका पूर्ण अधिग्रहण करके किया। अगर वारेन हेस्टिंग्स की बात की जाए तो वारेन हेस्टिंग्स जो हैं इन्होंने रिंग और फेंस की नीति चलाई। ये जो नीति है वो 1765 से लेकर 1813 तक चलाई गई। यह नीति वारेन हेस्टिंग्स के मराठों और मैसूर युद्धों में परिलक्षित हुई। इसका उद्देश्य कंपनी की सीमाओं की रक्षा के लिए एक बफर जोन बनाना था। हेस्टिंग्स के अनुसार कंपनी को मुख्य खतरा मराठों और अफगान आक्रमणकारियों से था और कंपनी ने बंगाल की सुरक्षा के लिए अवध की रक्षा करने का बीड़ा उठाया।
जबकि लॉर्ड वेलेजली जो था, इसकी सहायक नीति जो थी वो रिंग फेंस नीति का विस्तार ही थी, जिसका उद्देश्य भारतीय राज्यों को ब्रिटिश सरकारों पर निर्भरता की स्थिति में लाना था। हैदराबाद, अवध और मराठों जैसी प्रमुख शक्तियों ने सहायक संधि को स्वीकार किया था, जिससे अंग्रेजी शासन को बेहतर एक आधार मिला भारत में अपने पैर जमाने का। तो ये थे हमारे आज के कुछ प्रश्न।